स्वागत है। आज हम पाउलो कोएल्हो की किताब द अल्केमिस्ट की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी किताब जिसने बहुत लोगों को छुआ है। बिल्कुल। तो कहानी है एक स्पेनिश गडरिये सैंटियागो की। एक कह सकते हैं एक साधारण लड़का जिसकी जिंदगी अपनी भेड़ों के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी एक आरामदायक जिंदगी है, एक तय रास्ता है। हाँ, और वो एक सपना देखता है, एक ही सपना बार बार, मिस्र के पिरामिड के पास एक छिपे हुए खजाने का सपना। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक खजाने की खोज है या फिर अपने सपनों का पीछा करने और अपनी किस्मत को खोजने के बारे में कुछ और गहरा बताती है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रख देती है। क्या? सैंटियागो की जिंदगी में मतलब कोई कमी नहीं है। वो अपनी भेड़ों को समझता है, मौसम को पढ़ सकता है, उसकी एक तय दिनचर्या है। ये एक जानी पहचानी दुनिया है, एक कंफर्ट जोन। हाँ बिल्कुल। और फिर ये सपना आता है जो उसे इस कंफर्ट जोन से बाहर एक अनजाने और मुश्किल रास्ते पे धकेलता है। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है ना? सही बात है। आरामदेह निश्चितता और चुनौतीपूर्ण संभावना के बीच का चुनाव। तो इस सपने से परेशान होकर सैंटियागो सबसे पहले तारीफ शहर में एक जिप्सी महिला के पास जाता है। हाँ, जो सपनों का मतलब बताती हैं। उसे उम्मीद होगी कि कोई गहरा, कोई रहस्यमयी जवाब मिलेगा, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वो तो मतलब बिल्कुल ही सीधा साधा। हाँ, एकदम सीधा साधा। वो महिला बस कहती है तुम्हें मिस्र के पिरामिड जाना चाहिए, तुम्हें वहां एक खजाना मिलेगा। ये तो सपने का ही दोहराव हो गया। और बदले में वो भविष्य के खजाने का 10वां हिस्सा भी मांगती है। सैंटियागो को जाहिर तौर पर बहुत निराशा होती है। उसे लगता है कि उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। और यहीं पर वो लगभग हार मान लेता है ना? हाँ, वो सपनों पर से भरोसा ना करने का फैसला कर लेता है। ये कहानी का पहला बड़ा टेस्ट लगता है। क्या वो यहीं रुक जाएगा? बिल्कुल। और ठीक जब वो हार मानने की कगार पर होता है, तभी कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो सब कुछ बदल देता है। सालीम का राजा? हाँ, एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जो खुद को मेल्कीजेडेक सालेम का राजा बताता है। और यहाँ से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो सैंटियागो के मन की बातें, उसके राज, सब कुछ जानता है। ये थोड़ा अजीब है ना, एक अजनबी जो आपके सारे राज जानता हो। क्या ये सिर्फ एक जादुई तरकीब है सैंटियागो को यकीन दिलाने के लिए? मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा है। एक तरफ तो ये सैंटियागो का विश्वास जीतने का एक तरीका है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस विचार को भी मजबूत करता है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो कायनात आपसे सीधे बात करने लगती है। और फिर वो राजा उसे दुनिया के सबसे बड़े झूठ के बारे में बताता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। वो कहता है कि हमारी जिंदगी के एक मोड़ पर हम जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उस पर से अपना नियंत्रण खो देते हैं और हमारी जिंदगी भाग्य द्वारा नियंत्रित हो जाती है। मतलब किस्मत में यही था कहकर हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ वो पर्सनल लेजेंड का आइडिया पेश करता है। पर्सनल लेजेंड मतलब वो चीज जिसे आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे, आपका असली मकसद। हाँ बिल्कुल, वो मकसद जिसके लिए आप बने हैं। वो कहता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम सब अपनी पर्सनल लेजेंड को जानते हैं, लेकिन बड़े होते होते डर और समाज का दबाव हमें यकीन दिला देता है कि ये नामुमकिन है। और फिर वो कहानी की सबसे मशहूर लाइन कहता है, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। ये लाइन सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राजा इसके लिए कीमत भी मांगता है। हाँ, सैंटियागो की भेड़ों का 10वां हिस्सा। ये दिलचस्प है। जिप्सी ने भविष्य के खजाने का हिस्सा मांगा था, जो शायद कभी मिले ही ना, लेकिन राजा वो वर्तमान की संपत्ति का हिस्सा मांग रहा है, एक ठोस चीज का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं, बल्कि कुछ असल त्याग भी करना पड़ता है। आपको कुछ छोड़ना पड़ता है ताकि आप आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। और फिर वो उससे 2 पत्थर देता है, यूरीम और थुमिम, जो हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। पर वो ये भी कहता है कि जहां तक हो सके अपने फैसले खुद लेना। हाँ, ये पत्थर सिर्फ आखिरी सहारा है। और जाने से पहले राजा उसे खुशी के रहस्य के बारे में एक कहानी सुनाता है, वो चम्मच और तेल वाली कहानी। हाँ, एक लड़के को एक चम्मच में तेल की 2 बूंदें देकर एक महल घूमने भेजा जाता है। शर्त ये कि तेल गिरना नहीं चाहिए। पहली बार में लड़का इतना ज्यादा ध्यान चम्मच पर रखता है कि वो महल की कोई भी खूबसूरती नहीं देख पाता। और दूसरी बार जब वो महल की खूबसूरती देखता है तो चम्मच से तेल छलक जाता है। तो सबक ये है, खुशी का रहस्य दुनिया के सभी आश्चर्यों को देखना है और चम्मच में तेल की बूंदों को कभी नहीं भूलना है। मतलब
अपने लक्ष्य पर नजर रखो, लेकिन रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को जीना मत भूलो। एकदम सही। अपनी पर्सनल लेजेंड चम्मच में तेल की तरह है और दुनिया के आश्चर्य हैं यात्रा के अनुभव। दोनों के बीच संतुलन ही असली खुशी है। इसी सीख के साथ सैंटियागो अपनी सारी भेड़ें बेचकर अफ्रीका के टैंजिया पहुंचता है। और अफ्रीका पहुंचते ही उसे एक जोर का झटका लगता है। हाँ, वो एक नई दुनिया में है, उत्साहित है, लेकिन उसे भाषा नहीं आती, और फिर उसे एक स्पेनिश बोलने वाला लड़का मिलता है। और सैंटियागो को लगता है, देखो कायनात मदद कर रही है। हाँ, पर ये संकेतों को गलत पढ़ने का एक शुरुआती सबक है। वो इस लड़के पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, उसे अपने सारे पैसे दे देता है, और नतीजा, वो लड़का भीड़ में गायब हो जाता है। सैंटियागो के पास अब कुछ नहीं बचा। वो एक अनजान देश में अकेला है और बिना पैसों के। ये एक बहुत ही विनाशकारी पल है। इस पल में तो किसी का भी विश्वास टूट सकता है। हाँ, और वो सोचता भी है कि भगवान भरोसेमंद लोगों के साथ अन्याय करता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उसकी सोच को बदल देता है। वो अपने थैले से उन दो पत्थरों यूरीम और थुमिम को निकालता है। और उन्हें छूकर उसे राजा की याद आती है। और यहाँ वो एक बहुत ही अहम मानसिक बदलाव करता है। क्या? वो खुद को एक चोर का बेचारा शिकार समझने के बजाय एक साहसी जो खजाने की तलाश में है के रूप में देखने का फैसला करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये पीड़ित होने की मानसिकता से निकलकर जिम्मेदारी लेने की तरफ एक कदम है। बिल्कुल, आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें देखने का नजरिया बदल सकते हैं। और इसी नए नजरिए के साथ वो काम खोजने निकल पड़ता है। और उसे एक पहाड़ी पर क्रिस्टल की दुकान में नौकरी मिल जाती है। दुकान का मालिक एक बूढ़ा, थोड़ा मायूस आदमी है, जिसका कारोबार सालों से ठहरा हुआ है। सैंटियागो के आने से जैसे दुकान में जान आ जाती है ना? वो सिर्फ अपना काम नहीं करता, बल्कि नए नए विचार लेकर आता है। हाँ, पहले वो दुकान के बाहर एक डिस्प्ले केस बनाने का सुझाव देता है, फिर क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचने का आइडिया देता है, और ये छोटे छोटे बदलाव दुकान की किस्मत बदल देते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प किरदार आता है, खुद क्रिस्टल व्यापारी। उसका भी एक सपना है, मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाना। पर जब सैंटियागो पूछता है कि वो जाता क्यों नहीं, तो उसका जवाब बहुत हैरान करने वाला होता है। हाँ, वो कहता है, ये मक्का जाने का विचार ही है जो मुझे जिंदा रखे हुए हैं। मुझे डर है कि अगर मेरा सपना सच हो गया तो मेरे पास जीने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। ये तो सैंटियागो की सोच से बिल्कुल उल्टा है। और ये किरदार एक बहुत ही आम लेकिन गहरे इंसानी डर को दिखाता है। सपने को हकीकत बनाने का डर। हाँ, सपने को बस एक सपना बनाए रखना ज्यादा आरामदायक लगता है। उसके लिए मक्का की उम्मीद एक ईंधन है। अगर वो वहां पहुंच गया तो उसे डर है कि उसका ईंधन ही खत्म हो जाएगा। ये एक चेतावनी है कि कैसे हमारे सबसे बड़े सपने भी हमारी सबसे बड़ी बेड़ियां बन सकते हैं, अगर हम उन्हें पूरा करने से डरें। मतलब कुछ लोगों के लिए मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर का ख्याल होता है। व्यापारी बदलाव से भी डरता है। वो आराम के उस दायरे में इतना घुल मिल गया है कि वो उससे बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। बिल्कुल, और ये सैंटियागो के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो अपनी आंखों से देखता है कि सपनों को अधूरा छोड़ने का क्या मतलब होता है। और फिर सैंटियागो के लिए एक और परीक्षा की घड़ी आती है। लगभग 1 साल काम करने के बाद वो इतना पैसा कमा लेता है कि वो स्पेन वापस जा सकता है और पहले से 2 गुनी भेड़ें खरीद सकता है। हाँ, और वो घर जाने के लिए लगभग तैयार हो जाता है। खजाले का सपना अब एक धुंधली याद जैसा लगने लगता है। ये एक बहुत ही वास्तविक मोड़ है। उसने कड़ी मेहनत की है, सफलता पाई है, और अब उसके पास एक सुरक्षित रास्ते पर लौटने का विकल्प है। वापस गडरिया बनना एक आसान और जाना पहचाना रास्ता है। ज्यादातर लोग शायद यही चुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे वो जाने के लिए अपना पुराना थैला उठाता है, यूरीम और थुमिम पत्थर बाहर गिर जाते हैं। और उसे तुरंत सालेम के राजा की बातें याद आती हैं। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, संकेतों का पालन करो। और उस पल उसे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। क्या? कि वो हमेशा एक गडरिया बनने के लिए वापस जा सकता है। वो जानता है कि भेड़ें कैसे पालनी है। ये उसका सेफ्टी नेट है। लेकिन शायद उसे मिस्र के पिरामिड्स तक पहुंचने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। हाँ, एक रास्ता परिचित और सुरक्षित है, दूसरा अज्ञात और अनिश्चित। इसी एहसास के साथ वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो भेड़ें खरीदने के बजाय रेगिस्तान पार करने वाले कारवां में शामिल होने का फैसला करता है। वो फिर से आराम को छोड़कर अज्ञात में कदम रखता है। और यहीं से उसकी यात्रा का अगला अध्याय शुरू होता है। कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। एक पढ़ा लिखा विद्वान
जो एक महान कीमियागार अल्केमिस्ट को खोज रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। दो बिल्कुल अलग तरह के लोग एक ही रास्ते पर हैं। सैंटियागो जो दुनिया को देखकर संकेतों से सीखता है, और दूसरा ये अंग्रेज जो अपना सारा ज्ञान किताबों से हासिल करता है। और कहानी फिर से इस विचार को सामने लाती है कि कायनात संयोगों के माध्यम से मदद करती है। हाँ, क्योंकि उस अंग्रेज के पास भी यूरीम और थुमिम जैसे पत्थर होते हैं जिनके बारे में उसने बाइबल में पढ़ा था। तो ये दिखाता है कि ज्ञान के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खोज एक ही होती है। दोनों अपने अपने तरीके से खजाने की तलाश में हैं और कायनात उन्हें एक साथ ले आती है। तो अब सैंटियागो अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। उसने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, कि धोखा, निराशा और लंबा इंतजार, ये सब भी सफर का ही हिस्सा हैं। उसने सीखा है कि संकेतों को कैसे पढ़ा जाए, और सबसे अहम, उसने ये सीखा है कि हर मोड़ पर चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। कहानी में क्रिस्टल व्यापारी मकतूब शब्द का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है ये लिखा हुआ है, मतलब भाग्य या नियति। लेकिन पूरी कहानी हमें ये भी दिखाती है कि हर कदम पर सैंटियागो को चुनाव करना पड़ता है। भेड़ें बेचनी है या नहीं, निराशा में डूबना है या आगे बढ़ना है, घर लौटना है या रेगिस्तान पार करना है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी कितनी लिखी हुई है और कितनी हमारे फैसलों से बनती है। क्या हमारी नियति एक तयशुदा मंजिल है या फिर ये उन रास्तों का नतीजा है जिन्हें हम हर दिन चुनते हैं? सोचने के लिए एक गहरा सवाल।